तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक प्यारी सी वीडियो बायोमोलिक्यूल पार्ट 3। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने इस प्यारे से चैनल पर बड़े ही काम के, जिसका नाम है न्यूक्लियप। तो हमने पार्ट 2 तक प्रोटीन की स्ट्रक्चरल फॉर्म देखी थी, जिनमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था। अब हम यहाँ बात करेंगे बायोमोलिक्यूल पार्ट 3 के बारे में। पार्ट 3 में हम कंटिन्यू करेंगे एंजाइम से। एंजाइम्स ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। जितने भी ज़्यादातर जितने भी एंजाइम्स हैं वो प्रोटीन्स होते हैं। देयर आर सम न्यूक्लिक एसिड दैट बिहेव लाइक एंजाइम्स। कुछ न्यूक्लिक एसिड भी ऐसे हैं जो एंजाइम्स की तरह बिहेव करते हैं, उन्हें हम राइबोजाइम्स कहते हैं। वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय अ लाइन डायग्राम। हम एंजाइम को लाइन डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। मतलब लाइन डायग्राम एक ऐसा मेथड है जिसमें जो एंजाइम की 3D फॉर्म है, तो इसमें एंजाइम की जो 3D स्ट्रक्चरल फॉर्म होती है उसका हम 2D रिप्रेजेंटेशन करते हैं, जिसमें हम इस एंजाइम की सब यूनिट और उनको दिखाते हैं क्रीवाइज एक 2D रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में। तो बता रखा है कि वो है लाइन डायग्राम। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज़ अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ द प्रोटीन। जैसा कि हमने पार्ट 2 में बात करी थी कि प्राइमरी स्ट्रक्चर जो कि अमीनो एसिड का एक तरीके से सीक्वेंस बताता है। एन एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन हैज़ द सेकेंडरी एंड टर्जरी स्ट्रक्चर। when you look at a tertiary structure upon itself, the chain crisscrosses itself and hence many crevices or pockets are made। तो जो एंजाइम्स बनते हैं वो बनते हैं टर्जरी स्ट्रक्चर्स के। तो टर्जरी स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा जब क्रिस क्रॉसिंग कर लेते हैं, एक तो टर्जरी स्ट्रक्चर है ये और भी ज़्यादा क्रिस क्रॉसिंग कर लेगा तो इसमें ऐसी ये पॉकेट बन जाएंगी, ये जिन्हें हम क्रीवाइस या पॉकेट नाम से जानते हैं। वन सच पॉकेट इज द एक्टिव साइट, और इन पॉकेट को कहते हैं एक्टिव साइट। एन एक्टिव साइट ऑफ एन एंजाइम इज अ क्रीवाइस और पॉकेट इनटू विच द सबस्ट्रेट फिट्स। तो ये एक्टिव साइट जो एंजाइम में बन गई हैं ये ऐसी, इनमें जो आपका इसी शेप का एक सबस्ट्रेट होगा वो जो कि इसमें जो है फिट होगा। ये क्रीवाइस है आपकी, यानी पॉकेट है एंजाइम की, जो कि उसकी क्रिस क्रॉसिंग से बनी है टर्जरी प्रोटीन के, और ये कोई सबस्ट्रेट है जो कि इसमें फिट होगा। दस एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटलाइज रिएक्शन एट हाई रेट। तो एंजाइम होते हैं अपनी जो रिएक्टिव साइट्स होती हैं, एक्टिव साइट या रिएक्टिव साइट ये जिनमें सबस्ट्रेट फिट होता है, इसकी वजह से रिएक्शन को कैटलाइज करती हैं और कैटलाइज करती हैं हाई रेट से। मतलब जो कोई रिएक्शन है वो 2 मॉलिक्यूल बना रही है पर सेकंड, तो एंजाइम की मदद से वो उस रिएक्शन को कैटलाइज कर देगी। तो वो ऐसा करेगी कि वो फिर 2000 मॉलिक्यूल बनाने लग जाएगी पर सेकंड। तो इस हद तक भी एंजाइम्स जो होते हैं जो रिएक्शन है उसे कैटलाइज करते हैं, उसकी रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। एंजाइम कैटलिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इन मैनी वेज, बट जो एंजाइम कैटलिस्ट है वो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट से डिफ़र करते हैं। मेजर डिफरेंस जो बता रखा है कि जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट होते हैं
वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर पर। जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, वाइल जो एंजाइम्स हैं वो गेट्स डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर से अबव 40 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें बता रखा है जो आपके जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट हैं वो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर भी अच्छे से वर्क करते हैं, बट जो आपके जो एंजाइम्स हैं जो प्रोटीन से क्रिस क्रॉसिंग वो बने हुए हैं वो जो होते हैं हाई टेम्परेचर पर ये जिसमें दे रखा है अब 40 डिग्री सेल्सियस पे ये हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, ये ख़राब हो जाते हैं। हाउएवर enzymes isolated from organism who normally live under extremely high temperature, example hot vents and sulfur spring। इसलिए एंजाइम्स को हम उन ऑर्गेनिज्म से, उन जीव से आइसोलेट करते हैं जो नॉर्मली एक्सट्रीम टेम्परेचर में ही रहते हैं। किसी हाई टेम्परेचर में रहेगा तो वो जो कोई बैक्टीरिया है वो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर जैसे हॉट वेंट्स या सल्फर स्प्रिंग्स में सर्वाइव कर रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है उसमें जो एंजाइम्स होंगे वो उसी तरीके से मेड होंगे कि वो हाई टेम्परेचर पर वर्क कर सकें। तो इसलिए हम ऐसे ही एंजाइम को आइसोलेट करते हैं जो हाई टेम्परेचर पर वर्क करें और हाई टेम्परेचर पर स्टेबल रहें और अपनी कैटालाइटिक पावर है जो रिएक्शन करने की उसे रिटेन रखें इवन एट हाई टेम्परेचर अप टू 80 to 90 डिग्री सेल्सियस से। देयर thermal stability is thus an important quality of such enzymes isolated from thermophilic organism। जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से जो एंजाइम्स हमने जो आइसोलेट किए हैं उनकी थर्मल स्टेबिलिटी है वो एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पर भी वर्क कर जाएं। उसके बाद हम आगे बात करते हैं केमिकल रिएक्शंस की। तो केमिकल रिएक्शन में हाउ डू वी अंडरस्टैंड दीज एंजाइम्स। लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड अ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स को समझने के लिए हमें पहले केमिकल रिएक्शन समझनी होगी। तो केमिकल कंपाउंड्स अंडरगो 2 टाइप ऑफ चेंजेस। तो जो केमिकल कंपाउंड होते हैं वो 2 तरीके के चेंजेस दिखाते हैं। एक फिजिकल चेंज जिसमें सिंपली रेफर टू चेंज इन शेप विदाउट ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड्स। एक फिजिकल चेंज होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी शेप चेंज हो जाएगी, सॉलिड से लिक्विड हो गया ऐसे करके। जैसे ये आपका वैक्स है जो मोमबत्ती है वो आपकी जो मेल्ट कर गई तो ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में चला गया, पर इसमें आपकी कोई बॉन्ड ब्रेकिंग या बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होती। तो ये होते हैं आपके फिजिकल चेंज। दिस इज द फिजिकल प्रोसेस। अनदर फिजिकल प्रोसेस इज अ चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर व्हेन आइस मेल्ट्स इनटू वाटर और व्हेन वाटर बिकम्स अ वेपर, जैसा कि मैंने अभी कहा। These are also physical process. However, when bonds are broken and new bonds are formed during transformation, this will be called chemical reaction। जब बॉन्ड ब्रोक करते हैं या बॉन्ड फॉर्म करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान तो इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर ये दे रखी है, इसमें बता रखा है कि BaOH का होल टू है जब हम H2SO4 से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ से हाइड्रोक्साइड बॉन्ड ब्रेक होंगे और ये Ba जुड़ जाएगा आपके SO4 से। ये Ba जुड़ जाएगा आपके SO4 से और बन जाएगा आपका BaSO4 और यहाँ से आपके बन जाएंगे H2O, मतलब वाटर रिलीज हो जाएगा। तो यहाँ आपके बॉन्ड ब्रेक हुए हैं और यहाँ बॉन्ड फॉर्मेशन हुए हैं, तो ये एक आपकी केमिकल रिएक्शन है। केमिकल रिएक्शन उसका आगे बढ़ते हैं। इज एन इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन। सिमिलरली ये एक इनऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। सिमिलरली हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च इनटू ग्लूकोज। स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस होना ग्लूकोज में एक ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है। रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो जो रेट प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की रेट है और कितने जो प्रोडक्ट की फॉर्मेशन की रेट है पर यूनिट टाइम वो आपको यहाँ दिखा रखी है कि
पर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट रिएक्शन में जो आपका फॉर्म हुआ। उसका आगे बढ़ते हैं। रेट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड वेलोसिटी इफ द डायरेक्शन इज स्पेसिफाइड। रेट को हम वेलोसिटी भी कह देते हैं अगर डायरेक्शन आपकी स्पेसिफाइड है, मतलब जो आपकी जो रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में अगर स्पेसिफाइड है, यहाँ रिएक्टेंट से यहाँ प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो अगर जितनी तो हम रेट को प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो हम जो रेट हम यहाँ रेट को वेलोसिटी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रेट जा रही है, तो जितनी ज़्यादा रेट होगी मतलब जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ज़्यादा रेट होगी, या जितनी ज़्यादा रेट होगी उतनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी। रेट्स ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर। तो ये फिजिकल और केमिकल प्रोसेस की जो रेट है वो टेम्परेचर से जो है प्रभावित होती है। अमंग अदर फैक्टर के मुकाबले अ जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन। हम किसी भी डायरेक्शन में 10 डिग्री सेल्सियस को, मतलब इस डायरेक्शन में या फिर हम इस डायरेक्शन में जो टेम्परेचर है उसे 10 डिग्री सेल्सियस जो है इंक्रीज़ करेंगे तो रेट डबल होगी या डिक्रीज बाई हाफ होगी। मतलब 10 डिग्री सेल्सियस के चेंज करने से, मतलब हम 10 डिग्री सेल्सियस को अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज़ करते हैं तो रेट आपकी डबल होगी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं तो रेट आपकी जो है हाफ हो जाएगी। कैटलाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड एट रेट्स वास्टली हायर देन दैट ऑफ अनकैटलाइज्ड वन। जो कैटलाइज्ड रिएक्शन होती हैं एंजाइम्स द्वारा कैटलाइज्ड रिएक्शन है उनकी रेट बहुत ज़्यादा हायर होती है जो रिएक्शन कैटलाइज्ड नहीं है। व्हेन एंजाइम कैटलाइज्ड रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड द रेट वुड बी वास्टली हायर देन द सेम बट अनकैटलाइज्ड रिएक्शन। द रेट वुड बी वास्टली हायर। जो कैटलाइज्ड रिएक्शन है उनकी रेट जो होती है वो बहुत ज़्यादा हायर होती है, बट अनकैटलाइज्ड देन द सेम वही रिएक्शन सेम होगी बट वो अनकैटलाइज्ड नहीं है, उसके मुकाबले जो कैटलाइज्ड है उसकी रेट बहुत ज़्यादा हाई होती है। एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, इसे हमने वाटर से रिएक्ट कराया तो H2CO3 बना। इसी रिएक्शन को अगर हम ये मतलब रेट चलेगी यहाँ स्लो चलेगी, रेट जो है वो कम होगी, बट हम इसे कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम की प्रेजेंट में कराएंगे तो एक कैटलाइज हो जाएगी, तो ज़्यादा H2CO3 कार्बोनिक एसिड के जो मॉलिक्यूल है वो फॉर्म होंगे। आगे बढ़ते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एंजाइम दिस रिएक्शन इज़ वेरी स्लो। अगर कोई भी एंजाइम अगर नहीं होगा तो ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा स्लो होगी। विद अबाउट 200 मॉलिक्यूल ऑफ H2CO3 बीइंग फॉर्म्ड इन एन आवर। तो इस जो रिएक्शन है इसमें 200 मॉलिक्यूल बनेंगे H2CO3 के 1 घंटे में। हाउएवर बाय यूजिंग द एंजाइम प्रेजेंट विद इन द साइटोप्लाज्म कॉल्ड कार्बोनिक एनहाइड्रेस। जबकि हम एंजाइम का यूज़ करके जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस, इस एंजाइम का यूज़ करके करें तो रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विद अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस द रिएक्शन स्पीड्स ड्रामेटिकली विद अबाउट 6 लाख मॉलिक्यूल्स बीइंग फॉर्म्ड एवरी सेकेंड। तो उस पहले क्या हो रहा था, पहले आपके जब हम एंजाइम यूज़ नहीं कर रहे थे तो 200 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे थे, 200 मॉलिक्यूल फॉर्म हो रहे थे पर आवर। पर जब हमने एंजाइम यूज़ किए जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस इस रिएक्शन में, तो आपके 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म हुए पर सेकेंड। तो देख रहे हो कहाँ 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं, कहाँ 1 सेकंड में 6 लाख मॉलिक्यूल फॉर्म हो जा रहे हैं। तो कितनी ज़्यादा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बढ़ चुकी है।
द एंजाइम्स हैज़ एक्सेलरेटेड द रिएक्शन रेट बाय अबाउट 10 मिलियन टाइम्स। तो जो एंजाइम है इसने अपनी जो रिएक्शन रेट है उसे एक्सेलरेट कर लिया है 10 मिलियन गुना, 10 मिलियन गुना एक्सेलरेट कर लिया है अपनी जो रेट ऑफ रिएक्शन को। द पावर ऑफ एंजाइम इज़ इनक्रेडिबल इंडीड। तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल पावर है एंजाइम की। There are thousand of types of enzyme, each catalyzing a unique chemical or metabolic reaction। थाउजेंड ऑफ एंजाइम है, हर एंजाइम की एक अपनी केमिकल और मेटाबॉलिक रिएक्शन होती है जिसे वो कैटलाइज करता है। अ मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन व्हेन ईच ऑफ द स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स और डिफरेंट एंजाइम इज कॉल्ड मेटाबॉलिक पाथवे। मल्टी स्टेप केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें हर एंजाइम कैटलाइज करता है अपने हर ईच स्टेप पे रिएक्शन कैटलाइज करी जाती है उनके एंजाइम के द्वारा, डिफरेंट एंजाइम के द्वारा। उसे कहते हैं मेटाबॉलिक पाथवे। एग्जांपल के तौर पे दे रखा है यहाँ, ग्लूकोज से बनना है 2 पायरुविक एसिड। तो आपको जैसे पता हो ये होती है आपकी ग्लाइकोलाइसिस। तो ये आपकी ग्लाइकोलाइसिस में होती है जो एक 10 स्टेप रिएक्शन है। उसमें आपका ग्लूकोज से 2 पायरुविक एसिड बन रहा है जिसमें अलग अलग स्टेप पे डिफरेंट एंजाइम आपके जो हैं वर्क कर रहे हैं। तो वो एक फॉर्म करते हैं मेटाबॉलिक पाथवे को। इसमें ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस दिखा रखी है और इससे आपको जो मॉलिक्यूल बन रहा है प्लस वाटर रिलीज हो रहा है। तो is actually a metabolic pathway in which glucose becomes pyruvic acid through 10 different enzyme catalyzed metabolic reaction। क्योंकि ये एक 10 स्टेप मेटाबॉलिक पाथवे है ग्लाइकोलाइसिस, तो इसमें 10 अलग अलग एंजाइम लगे इस मेटाबॉलिक रिएक्शन को कराने में। व्हेन यू स्टडी रेस्पिरेशन, जब आप रेस्पिरेशन पढ़ोगे जो कि चैप्टर 12 है, तो आप इस चीज़ के बारे में, इस रिएक्शन के बारे में स्टडी करोगे। एट दिस स्टेज यू शुड नो that this very metabolic pathway with one or two additional reaction gives rise to a variety of metabolic end products। तो इसमें वैरायटी ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे क्योंकि इसमें जैसे जैसे जो रिएक्शन होंगे जो स्टेप्स पे उनमें आपको एंड प्रोडक्ट्स मिलेंगे। इन आर स्केलेटल मसल अंडर एनारोबिक कंडीशन, हमारी जो स्केलेटल मसल होती है उनमें एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक कंडीशन मतलब जब ऑक्सीजन अनअवेलेबल है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, तो वहाँ पर लैक्टिक एसिड फॉर्म होता है, एनारोबिक रिएक्शन होती है, वहाँ एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, एनारोबिक कंडीशन के कारण। तो जो बाई प्रोडक्ट फॉर्म होता है, एंड प्रोडक्ट जो कि ऊपर बताया हुआ है, एंड प्रोडक्ट यहाँ फॉर्म होता है, यहाँ फॉर्म होता है आपका लैक्टिक एसिड। अंडर नॉर्मल यानी एरोबिक कंडीशन पायरुविक एसिड फॉर्म, नॉर्मल कंडीशन में पायरुविक एसिड बनता है। ईस्ट की बात कर रखी है, ड्यूरिंग फर्मेंटेशन ईस्ट फर्मेंटेशन शो करती है। एनारोबिक कंडीशन में द सेम पाथवे लीड्स टू द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। तो इसमें जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है, ईस्ट में फर्मेंटेशन करती है एनारोबिक कंडीशन, तो इससे बनता है आपका एंड प्रोडक्ट इथेनॉल, यानी जो है अल्कोहल है। हैंस इन डिफरेंट कंडीशन डिफरेंट प्रोडक्ट्स आर पॉसिबल। तो डिफरेंट कंडीशन में एरोबिक एनारोबिक कौन सा एंजाइम्स है, तो उसमें अलग अलग आपके जो एंड प्रोडक्ट हैं वो फॉर्म होते हैं। आगे बताया हुआ है, हाउ डू एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट सच हाई रेट्स ऑफ केमिकल कन्वर्जन। तो एंजाइम्स कैसे हाई रेट ऑफ केमिकल कन्वर्जन शो कराते हैं, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि एंजाइम हमने उसमें रिएक्शन में यूज़ तो हो रहा है, पर वो किससे कैसे क्या चीज़ कर रहा है जिसकी वजह से जो रिएक्शन की जो रेट है प्रोडक्ट बनाने की, फॉर्मेशन की, वो इतनी ज़्यादा हाई हो जा रही है। जैसे अभी ऊपर देखा हमने कि कहाँ 200 मॉलिक्यूल प्रति घंटे बन रहे थे, एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेस का यूज़ करने के बाद 6 मॉलिक्यूल पर सेकंड बनने लग गए। मतलब जो रिएक्शन थी वो 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर गई। तो टू अंडरस्टैंड दिस वी शुड स्टडी एंजाइम्स अ लिटिल मोर। इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और एंजाइम्स को समझना पड़ेगा
वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड द आइडिया ऑफ एन एक्टिव साइट। हमने एक्टिव साइट का तो आइडिया अभी समझ लिया है। ये एंजाइम्स हैं, मतलब इसमें ये जो पॉकेट बनी गई है, ये जो पॉकेट बनी है इसे कहते हैं एक्टिव साइट, जिसमें आपका सबस्ट्रेट जो है फिट होगा। ये जो पॉकेट बनी है इसमें आपका सबस्ट्रेट फिट होगा और इसी पॉकेट को कहते हैं एक्टिव साइट। द केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन रेफर्स टू अ रिएक्शन। जो केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनना, इसे एक केमिकल और मेटाबॉलिक कन्वर्जन कहते हैं, जो कि एक रिएक्शन शो कराते हैं। द केमिकल विच इज़ कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट इज कॉल्ड सबस्ट्रेट। तो वो केमिकल, वो रिएक्टेंट जो प्रोडक्ट में चेंज होगा उसे कहते हैं सबस्ट्रेट। Hence enzymes, that is proteins with three-dimensional structure including an active site। और जो enzymes हैं जो कि एक प्रोटीन है जो कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर और जो क्रिस क्रॉस करके एक्टिव साइट फॉर्म कर रखा है उसे कहते हैं एंजाइम। तो एंजाइम्स और सबस्ट्रेट का कुछ खेल होगा जिसकी वजह से प्रोडक्ट बनेगा और बहुत हाई रेट पर बनेगा। तो वो एंजाइम क्या करता है, कन्वर्ट अ सबस्ट्रेट एस इनटू प्रोडक्ट पी से बता रखा है, सिम्बॉलिकली शो करा रहा है, जिसके अंदर डिपिक्टेड एज कि जो आपका सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट से बनना है आपका प्रोडक्ट, सबस्ट्रेट से बनना है आपका प्रोडक्ट। और यहाँ रिएक्शन को उसकी रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएगा कौन, वो है आपका एंजाइम। It is now understood that the substrate S has to bind the enzyme at its active site। तो अब हमें ये चीज़ समझ में आ गई है कि जो सबस्ट्रेट है वो उसकी जो एक्टिव साइट है वहाँ बाइंड करेगा विद इन अ गिवन क्लेफ्ट और पॉकेट, जिसे हम क्रीवाइस क्लेफ्ट या पॉकेट नाम से जानते हैं। उस जगह पर सबस्ट्रेट जो है बाइंड करेगा, वो उसी शेप की होगी जिस शेप का आपका सबस्ट्रेट है। द सबस्ट्रेट हैज़ टू डिफ्यूज टुवर्ड्स द एक्टिव साइट, उस वहाँ जुड़ेगा। देयर इज दस एन ऑब्लिगेटरी फॉर्मेशन ऑफ ई एस कॉम्प्लेक्स, मतलब एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ई स्टैंड फॉर एंजाइम। दिस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इज अ ट्रांजिएंट फिनोमिनन। तो यहाँ क्या होगा, जब सबस्ट्रेट उससे जुड़ जाएगा एक्टिव साइट से तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसे कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स या ई एस कॉम्प्लेक्स। During the state where substrate is bound to the enzyme active site, a new structure of the substrate called transition state structure, एक बीच की स्टेट बनती है प्रोसेस में। सॉरी गाइस, अभी पीडीएफ बैक हो गई थी तो मैंने उसे दोबारा से सेट किया है। हाँ, तो हम यहाँ पढ़ रहे थे जो रिएक्शन होती है उसमें एक मिडिल स्टेट आती है, ट्रांजिशन स्टेट, जिसमें एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। Very soon after the expected bond breaking making is completed, the product is released from the active site। तो उसके बाद जो एंजाइम की एक्टिव साइट से सबस्ट्रेट जुड़ जाता है तो एंजाइम उसे प्रोडक्ट में चेंज कर देता है और उसे एक्टिव साइट से रिलीज कर देता है। इन अदर वर्ड्स, द स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट गेट्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट। मतलब आप ये देखो, ये है एक एक्टिव साइट, दिस इज अ एक्टिव साइट फॉर सबस्ट्रेट। अब आपका ये यहाँ जुड़ेगा एक सबस्ट्रेट, तो ये है आपका सबस्ट्रेट, ठीक है। उसके बाद ये जो एंजाइम है, एंजाइम ये इस सबस्ट्रेट को जो है प्रोडक्ट में चेंज कर देगा, प्रोडक्ट, और चेंज करने के बाद इस प्रोडक्ट को रिलीज कर देगा।
और फिर से जो एक्टिव साइट है एंजाइम की वो फिर से फ्री हो जाएगी नए सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए, और फिर से सबस्ट्रेट को जोड़ेगी और उससे प्रोडक्ट बनाएगी और रिलीज़ कर देगी। फिर से सबस्ट्रेट जोड़ेगी, प्रोडक्ट बनाएगी और रिलीज़ कर देगी। ऐसे उसके पास बहुत सारी जो एक्टिव साइट्स होती हैं उस सबस्ट्रेट को जोड़ती रहती हैं, तो रिएक्टेंट जो केमिकल है उस जिससे प्रोडक्ट बनना है उसे जोड़ती रहती हैं, उससे प्रोडक्ट बनाती रहती हैं और रिलीज़ करती रहती हैं। इस तरीके से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। द पाथवे ऑफ दिस ट्रांसफॉर्मेशन मस्ट गो थ्रू द सो कॉल्ड transition state structure. There could be many more altered structural state between the stable substrate and the product. तो यहाँ बताया हुआ है कि ऐसी बीच में स्टेट्स आती हैं, ऑल्टर्ड स्टेट आती हैं, बट जो हमारा सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट है वो स्टेबल होता है। तो इम्प्लिसिट इन दिस स्टेटमेंट इज द फैक्ट दैट ऑल अदर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चरल स्टेट्स आर अनस्टेबल। तो इस चीज़ से हमें पता चलता है कि जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट बनी होंगी जितनी भी वो अनस्टेबल होंगी, जिसकी वजह से उन पर रिएक्शन नहीं रुकी। तो प्रोडक्ट स्टेबल है आपका, इसलिए आपका प्रोडक्ट बन गया है। स्टेबिलिटी इज द समथिंग रिलेटेड टू एनर्जी स्टेटस। स्टेबिलिटी कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको एनर्जी स्टेटस को बताती है ऑफ द मॉलिक्यूल और द स्ट्रक्चर, जो आपका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। हैंस व्हेन वी लुक एट दिस पिक्टोरियली थ्रू अ ग्राफ इट लुक्स लाइक समथिंग। तो हम इसे यहाँ ग्राफ में दिखा रखा है 9.4 में। तो यहाँ आपको ये एनर्जी शो करा रहा है, यहाँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है। तो आपका सबस्ट्रेट है रिएक्टेंट, उसके बाद यहाँ पे वो इतनी रिएक्शन उस ट्रांजिशन स्टेट में मिडिल स्टेट तक ले आनी पड़ रही है जब आपका प्रोडक्ट जो है फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ बता रखा है कि एक्टिवेशन एनर्जी हो रहा है विदाउट एंजाइम। जब एंजाइम हम यूज़ नहीं कर रहे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद, इतनी एनर्जी दी उसे हमने, इतनी एनर्जी दी, उसके बाद आपका जो है प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, उसके बाद आपका प्रोडक्ट फॉर्म हुआ। तो एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो एंजाइम जब हम यूज़ नहीं कर रहे तब बहुत ज़्यादा एनर्जी देने के बाद प्रोडक्ट आपका जो है फॉर्म हो रहा है। बट जब हम एक्टिवेशन एनर्जी देखते हैं जब हम एंजाइम दे रहे हैं तो आपका कुछ ही एनर्जी देने से ही आपका प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है और रिएक्शन रेट भी ज़्यादा होती है। तो बता रखा है द वाई एक्स रिप्रेजेंट द पोटेंशियल एनर्जी कंटेंट, द एक्स एक्स रिप्रेजेंट द प्रोग्रेशन ऑफ द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन और स्टेट्स थ्रू द ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट से होकर जो आपकी रिएक्शन प्रोग्रेस कर रही है वो दिखा रहा है एक्स एक्स पे, और वाई एक्स पे दिखा रहा है आपकी पोटेंशियल एनर्जी को। You will notice two things: the energy level difference between substrate and product if P is at lower level than substrate। मतलब बता रखा है जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट से लोअर लेवल का है, मतलब उसकी एनर्जी और कम हो गई सबस्ट्रेट के मुकाबले। तो एनर्जी कम होने का मतलब है उसकी जो स्टेबिलिटी है वो बढ़ी है प्रोडक्ट बनने से। द रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और यहाँ से पता चलता है क्योंकि प्रोडक्ट की जो एनर्जी है, क्योंकि प्रोडक्ट की एनर्जी आपको यहाँ से पता चलेगी, ये है प्रोडक्ट की एनर्जी, ठीक है। तो ये और ये है आपकी सबस्ट्रेट की एनर्जी। तो जो प्रोडक्ट की एनर्जी है, मतलब जो एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है, वो आपकी एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट से कम है। तो जैसा कि हम डेल्टा एच देखेंगे चेंज इन एंथैल्पी, तो वो आएगा आपका एच पी माइनस एच एस, एच पी माइनस एच एस, दैट इज योर नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो one need not supply energy by heating in order to form the product. However, with it is an exothermic or spontaneous reaction or an endothermic or energy requiring reaction। तो आपका बता रखा है एक्सोथर्मिक, जिसमें मतलब प्रोडक्ट से कुछ एनर्जी रिलीज हुई उसके बाद आपका सबस्ट्रेट बना। तो ये सबस्ट्रेट से कुछ एनर्जी रिलीज होने से के बाद प्रोडक्ट बना। और एंडोथर्मिक में
हमें सबस्ट्रेट या जो रिएक्टेंट है उसे कुछ एनर्जी देनी पड़ती है बाहर से जब आपका जो है प्रोडक्ट बनता है। द एस हैज़ टू गो थ्रू अ मच हायर एनर्जी स्टेट और ट्रांजिशन स्टेट। जो सबस्ट्रेट है उसकी जो ट्रांजिशन स्टेट होती है वो और हायर एनर्जी स्टेट पे आती है। द डिफरेंस इन एवरेज एनर्जी कंटेंट ऑफ सबस्ट्रेट फ्रॉम दैट ऑफ दिस ट्रांजिशन स्टेट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो जो सबस्ट्रेट की एनर्जी है, जो सबस्ट्रेट की एनर्जी और जो उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बना उसकी एनर्जी है, इस डिफरेंस को कहते हैं, इस डिफरेंस को कहते हैं जो बीच में इंटरमीडिएट स्टेट या ट्रांजिशन स्टेट बनी और जो सबस्ट्रेट की एनर्जी थी, इन दोनों की जो एनर्जी डिफरेंस है उसे ही कहते हैं हम एक्टिवेशन एनर्जी। आई होप यू क्लियर कि आप समझ गए होंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी असल में है क्या। तो एक्टिवेशन एनर्जी कुछ नहीं, एक्टिवेशन एनर्जी डिफरेंस है आपकी सबस्ट्रेट एनर्जी और जो इंटरमीडिएट स्टेट में जो ट्रांजिशन स्टेट में जो एनर्जी थी उसके पास, वो उन दोनों की एनर्जी का जो डिफरेंस है उसे कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और ये डिफरेंस ज़्यादा होता है, ये डिफरेंस ज़्यादा होता है जब हम एंजाइम यूज़ नहीं करते, और ये डिफरेंस कम हो जाता है जब हम एंजाइम यूज़ करते हैं, मतलब कम एनर्जी से ही काम हो जाता है। Enzymes eventually bring down this energy barrier making the transition as to be more easy। तो एंजाइम की वजह से ये काम बहुत आसान हो जाता है और एनर्जी का जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो डाउन हो जाती है, मतलब और कम एनर्जी से ही काम हो जाता है आपका। आगे बढ़ते हैं। आगे बता रखा है नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन। तो नेचर ऑफ एंजाइम एक्शन की बात की हुई है यहाँ पर। ईच एंजाइम एंजाइम को नोट करा हैज़ अ सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट इन इट्स मॉलिक्यूल। तो हर एंजाइम में एक सबस्ट्रेट एस बाइंडिंग साइट्स होती है उसमें, जिसे हम एक्टिव साइट कहते हैं। सो दैट हाईली रिएक्टिव एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ES इज प्रोड्यूस्ड। तो इससे हाईली रिएक्टिव जिसे हम कहते हैं एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो एंजाइम में सबस्ट्रेट जुड़ने से ES कॉम्प्लेक्स जो है आपका बनता है। दिस कॉम्प्लेक्स इज शॉर्ट लिव्ड। ये कॉम्प्लेक्स बहुत ही शॉर्ट लिव्ड होता है, इसमें जल्दी से आपका प्रोडक्ट फॉर्म होता है और प्रोडक्ट डिसोसिएट कर जाता है। एंड द अनचेंज्ड एंजाइम विद एन, और जो एंजाइम जिसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है, उसमें खाली एंजाइम ने सबस्ट्रेट को चेंज कर दिया है प्रोडक्ट में, विद एन इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। वो एक इंटरमीडिएट को फॉर्म करता है जिसे कहते हैं एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स का। मतलब पहले ES कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है, ये आपका यहाँ शो हुआ है ES कॉम्प्लेक्स। पहले E+S थे, सबस्ट्रेट जुड़ा एंजाइम से तो ES कॉम्प्लेक्स बना। उसके बाद सबस्ट्रेट को चेंज किया प्रोडक्ट में तो EP कॉम्प्लेक्स बना। फिर उसके बाद प्रोडक्ट को रिलीज कर दिया। द कैटालिटिक साइकिल ऑफ एन एंजाइम एक्शन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन फॉलोइंग स्टेप्स। तो वो कैटालिटिक जो साइकिल है एंजाइम की, वो यहाँ स्टेप्स में आपको डिस्क्राइब करी हुई है। फर्स्टली क्या होता है, द सबस्ट्रेट बाइंड्स टू एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम की एक्टिव साइट से बाइंड करता है, फिट होता है उसकी एक्टिव साइट में। द बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट इंड्यूसेस द एंजाइम टू ऑल्टर इट्स शेप। जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग है वो उसे इंड्यूस करती है कि वो उसकी शेप को ऑल्टर करे। फिटिंग मोर टाइटली अराउंड द सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट के अराउंड अच्छे से फिट हो जाए जो एंजाइम है। द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम नाउ इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड्स। तो अब जो एक्टिव साइट्स होती है वो उससे अच्छे से सेट हो चुकी है और उसके जो केमिकल बॉन्ड हैं उन्हें ब्रेक करती है सबस्ट्रेट के, और न्यू एंजाइम के प्रोडक्ट को बनाती है न्यू बॉन्ड फॉर्म करके। आगे वाला फोर्थ जो आपका स्टेप है उसमें बता रखा है, द एंजाइम रिलीजेज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एंड द फ्री एंजाइम इज रेडी टू बाइंड टू अनदर मॉलिक्यूल ऑफ द सबस्ट्रेट एंड रन थ्रू द कैटालिटिक साइकिल वंस अगेन। फिर जो एंजाइम है वो प्रोडक्ट को रिलीज़ करता है और फिर से वो एंजाइम फ्री हो जाता है अनदर सबस्ट्रेट के लिए कि वो उससे बाइंड करे और वो फिर से उसे प्रोडक्ट बनाए, और ये साइकिल जो है फिर से रिपीट हो। तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था एंजाइम का वर्क। आगे बढ़ते हैं हम
Factors affecting enzyme activity. The activity of an enzyme can be affected by change in the conditions which can alter the tertiary structure of the protein. जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो अफेक्ट हो रही है कंडीशन के मुताबिक विच कैन ऑल्टर द टर्जरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन, जो कि उसकी टर्जरी स्ट्रक्चर होती है प्रोटीन की जो एंजाइम फॉर्म करती है उसे चेंज करें। तो क्या वो कंडीशन पर डिपेंड करती है कि सराउंडिंग कंडीशन क्या है। दिस इंक्लूड टेम्परेचर, पीएच, चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट इट्स एक्टिविटी। वो किससे चीज़ से ऑल्टर करती है, किस चीज़ से इंड्यूस होती है, प्रभावित होती है। आपके टेम्परेचर से, टेम्परेचर कम बढ़ती करने से एंजाइम पे जो है आपका फ़र्क पड़ता है। पीएच से, एसिडिक बेसिक पीएच है उससे एंजाइम पर फ़र्क पड़ेगा। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन क्या है और बाइंडिंग ऑफ स्पेसिफिक केमिकल दैट रेगुलेट्स इट्स एक्टिविटी, और किसी एक स्पेसिफिक केमिकल के बाइंड होने से उसकी एक्टिविटी भी रेगुलेट होती है। टेम्परेचर एंड पीएच की बात करेंगे सबसे पहले। तो एंजाइम्स जनरली फंक्शन इन अ नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर एंड पीएच। एंजाइम की एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच होगी, इस पर वो फंक्शन करता है। ईच एंजाइम शो इट्स हाईएस्ट एक्टिविटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर एंड पीएच कॉल्ड द ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड ऑप्टिमम पीएच। वो एंजाइम जिसकी को पर्टिकुलर टेम्परेचर और पीएच जिस पर वो बेस्ट वर्क करेगा उसे वो अपना ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच कहता है, जिस टेम्परेचर और पीएच पे वो अपना बेस्ट वर्क करता है। तो एक्टिविटी डिक्लाइन कर जाती है जब बोथ बिलो एंड अबव द ऑप्टिमम वैल्यू, जब ये ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच है इनका कुछ फिक्स वैल्यू है, उससे जब इनकी जो वैल्यू है टेम्परेचर और पीएच की वो ऊपर या नीचे होती हैं तो जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो डिक्लाइन कर जाती है, वो उसकी एक्टिविटी जो कम करती है, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाता है। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेली इनएक्टिव स्टेज। अगर टेम्परेचर ऑप्टिमम से लो है, कम है, तो वो एंजाइम को एक इनएक्टिव स्टेट में कर देगा। वाइल जो हाई टेम्परेचर है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, वो एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देगा उसकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी को, बिकॉज प्रोटीन्स आर डीनेचर्ड बाय हीट, क्योंकि एंजाइम एक प्रोटीन है और प्रोटीन जो है हीट से डीनेचर हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट। विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। हम जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन को इंक्रीज करते हैं तो पहले तो जो वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन है, जो एंजाइम की जो प्रोडक्ट बनाने की जो रेट है वो पहले तो इंक्रीज होती है। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स। तो रिएक्शन जो है मैक्सिमम वैल्यू पहुंचती है पहले तो, विच इज़ नॉट एक्सीडेड बाय एनी फर्दर राइज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो मैक्सिमम वेलोसिटी पर पहुंचने के बाद हम जब सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहते हैं फिर भी कोई फर्दर राइज नहीं करती उससे मैक्सिमम पहुंचने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन। हम और ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे सबस्ट्रेट की, फिर भी जो आपकी प्रोडक्ट बनने की जो रेट है वो इंक्रीज़ नहीं करती। क्यों नहीं करती? दिस इज़ बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। क्योंकि अब भाई देखो पहले दो एंजाइम के मॉलिक्यूल हैं, ये आपका एक एंजाइम का मॉलिक्यूल, ये दूसरा एंजाइम का मॉलिक्यूल, तो आपने उसमें एक सबस्ट्रेट दे दिया तो ये बना देगा, आप एक और दे दिया तो ये बना देगा प्रोडक्ट, आप 4-5 दे दो तो भाई बना तो वो 2 ही पा रहे हैं, एक मैक्सिमम वेलोसिटी तक जो बनाएंगे मतलब वो वेलोसिटी उनकी 2 बनाने की है साथ में, 4-5 देने के हिसाब से कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जो उनका नंबर है एंजाइम का नंबर है वो कम रह गया सबस्ट्रेट के नंबर से। तो
एंजाइम मॉलिक्यूल आर फ्यूअर देन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, तो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाएंगे, एंजाइम मॉलिक्यूल कम रह जाएंगे। सैचुरेशन है, आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल देर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल, तो जब ये मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाएंगे प्रोडक्ट बनाने में तो कोई और फ्री एंजाइम नहीं रहेगा मॉलिक्यूल से बाइंड करने के लिए। तो विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, जो एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल आपने और दे दी हैं एक्स्ट्रा, उनसे उनके साथ बाइंड करने के लिए कोई एंजाइम फ्री ही नहीं है, तो और प्रोडक्ट बने कैसे और रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े कैसे। द एक्टिविटी ऑफ एन एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक केमिकल, जो एंजाइम की एक्टिविटी है वो सेंसिटिव होती है एक किसी स्पेसिफिक केमिकल्स के लिए भी, दैट बाइंड्स टू द एंजाइम, जो कि एंजाइम से बाइंड कर जाते हैं। When the binding of the chemical shuts off enzyme activity, the process is called inhibition and the chemical is called inhibitor। तो ये आपका जो एंजाइम है, ये आपका जो एंजाइम है, ये एंजाइम की एक स्पेसिफिक एक्टिव साइट है जो सबस्ट्रेट के लिए फॉर्म हुई है, जिसमें सबस्ट्रेट बाइंड करेगा। पर कोई ऐसा केमिकल है जो ये आपका सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट है और ये कोई और केमिकल है, ये केमिकल पहले इस जगह बाइंड कर गया, तो इसने क्या करी, इसने सबस्ट्रेट की जो जगह है उसे घेर लिया, सबस्ट्रेट की जगह अब खाली नहीं है, तो सबस्ट्रेट की जगह खाली नहीं है तो अब क्या हो जाएगा, इनहिबिशन हो जाएगा, अब रुक जाएगी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन। एंड और जो केमिकल जो उसकी जगह को घेर के बैठा हुआ है उसे कहते हैं हम इनहिबिटर, कॉल्ड एन इनहिबिटर। उसने इनहिबिट कर दिया प्रोडक्ट की फॉर्मेशन को, क्योंकि उसने एंजाइम की एक्टिविटी को शट ऑफ कर दिया है, बंद कर दिया है वहाँ अपनी जगह घेर के। When the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibits the activity of the enzyme, तो वो सबस्ट्रेट की जो मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसे उसके सिमिलर होता है, इसलिए वो अटैच हो जाता है एक्टिव साइट से और जो एंजाइम की एक्टिविटी है उसे इनहिबिट कर देता है। इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, इसलिए इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर भी कहते हैं। ये क्या कर रहा है, सबस्ट्रेट से एक कंपटीशन बना रहा है ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल, तो ड्यू टू इट्स क्लोज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, तो इस केमिकल है जो इनहिबिटर केमिकल है इसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी सेम होती है सबस्ट्रेट से, तो ये इनहिबिट करता है, compete करता है सबस्ट्रेट से एंजाइम की जो एक्टिव साइट है उससे जुड़ने के लिए, तो उससे जुड़ जाता है फिर इनहिबिट कर देता है प्रोडक्ट फॉर्मेशन को। कंसिक्वेंटली द सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड, तो इसकी जुड़ने के बाद जो सबस्ट्रेट है वो बाइंड नहीं कर पाता। द एंजाइम एक्शन डिक्लाइज, तो जो एंजाइम का एक्शन है वो डिक्लाइन होता है, क्योंकि एंजाइम फ्री ही नहीं होता, वो उस अनवांटेड केमिकल से बाइंड रहता है, इनहिबिटर से बाइंड रहता है। एग्जांपल, इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज बाय मेलोनेट, तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का इनहिबिशन होता है एक मेलोनेट की वजह से, विच क्लोजली रिसेंबल द सबस्ट्रेट सक्सिनेट इन स्ट्रक्चर, जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है उसका इनहिबिशन हो जाता है एक मेलोनेट केमिकल की वजह से, जो कि अपने सक्सिनेट से रिसेंबल कर रहा होता है क्लोजली, मतलब वहाँ सक्सिनेट जुड़ना चाहिए था बट मेलोनेट जुड़ जाता है, तो इनहिबिशन हो जाता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का, किसके द्वारा, मेलोनेट के द्वारा। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका। तो इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज का आपका इनहिबिशन हो जाता है किसके द्वारा, मेलोनेट के द्वारा, जो सिमिलर होता है सबस्ट्रेट जिसका नाम है सक्सिनेट, मतलब वहाँ सक्सिनेट सबसे जुड़ना होता है सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज की जो एक्टिव साइट है वहाँ, बट वहाँ सक्सिनेट के जैसा ही दिखने वाला एक मेलोनेट इनहिबिटर जुड़ जाता है, जिसकी वजह से वो जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम है वो इनहिबिट हो जाता है, वो सक्सिनेट से प्रोडक्ट नहीं बना पाता है।
सच कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजन। ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर यूज़ किए जाते हैं बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए। बैक्टीरिया अपनी तादाद बढ़ाएगा तो ऐसे इनहिबिटर वहाँ जाके जुड़ जाएंगे और बैक्टीरिया को जो है ग्रो नहीं करने देंगे। तो इसलिए ये ऐसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर हैं, वो बैक्टीरियल पैथोजन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। और इसी के लिए पीछे कोई ग्राफ दिए हुए हैं, वो समझ लो। इस टॉपिक से रिलेटेड ये ग्राफ है। ये इसमें बता रखा है कि ये जो पीएच है, ये पीएच, इस पीएच पे एंजाइमेटिक एक्टिविटी सबसे हाई है, मतलब ये एक ऑप्टिमम पीएच है। अगर इस पीएच से कम जाते हैं तो भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी आपकी डिक्लाइन कर रही है, इस पीएच से ज़्यादा जाते हैं तो भी आपकी एंजाइमेटिक एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है। ये जो टेम्परेचर है, इस पे आपकी जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो सबसे ज़्यादा है, तो ये इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है। इससे कम जाने पर आपकी एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है, ज़्यादा जाने पर भी आपकी एक्टिविटी डिक्लाइन कर रही है। तो ये आपके ग्राफ हो गए। उसके बाद ये दूसरा ग्राफ है, ये बताता है आपको कि यहाँ वाई एक्सिस पे आपकी रिएक्शन की वेलोसिटी है, रेट ऑफ रिएक्शन है, और यहाँ आपकी सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है एक्स एक्सिस पे, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट है। तो बता रखा है ये एक वैल्यू होती है सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन की वैल्यू, जिसे डिनोट करते हैं हम के एम से। के एम का मतलब है कि इस कॉन्सेंट्रेशन पे, इस सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम के एम से डिनोट कर रहे हैं, इस कॉन्सेंट्रेशन पर जो आपकी वेलोसिटी है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होती है। जो आपकी वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन है वो मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होती है, ये Km जो कि सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन है। और यहाँ बता रखा है कि यहाँ मैक्सिमम वेलोसिटी अचीव हो गई, क्योंकि जो एंजाइम है वो फर्दर सबस्ट्रेट को बाइंड करने के लिए फ्री नहीं है। तो यहाँ एक मैक्सिमम वेलोसिटी जो आपकी सेट हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपका एक लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, इसे कंप्लीट करने के बाद आपका जो चैप्टर है वो हो जाएगा ख़त्म। Classification and nomenclature of enzymes. Thousands of enzymes have been discovered, isolated and studied. Thousands of enzymes हैं वो डिस्कवर किए हैं, आइसोलेट किए गए हैं जगह जगह से, और उनके ऊपर स्टडी की गई है। मोस्ट ऑफ दिस एंजाइम हैव बीन क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, और ज़्यादातर एंजाइम हैं उनको अलग अलग ग्रुप पर क्लासीफाइड किया है, अलग अलग ग्रुप की बेसिस पर क्लासीफाई किया गया है। बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ रिएक्शन दे कैटलाइज, एंजाइम्स आर डिवाइडेड इनटू 6 क्लासेस। और उनकी जो टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसे वो कैटलाइज कर रहे हैं, जिसकी रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं, उस बेसिस पे एंजाइम को 6 क्लासेस में डिवाइड किया गया है विद 4 to 13 सब क्लासेस। जो एंजाइम को डिवाइड किया गया है 6 क्लासेस में, और उस हर क्लासेस में 4 से 13 सब क्लासेस हैं, एंड नेम अकॉर्डिंगली बाय 4 डिजिट नंबर। ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेस, जो पहली क्लास है एंजाइम की वो है ऑक्सीडो रिडक्टेज डिहाइड्रोजिनेस। इसमें होता है एंजाइम्स विच कैटलाइज ऑक्सीडो रिडक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। तो एंजाइम इसमें क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का काम करवाते हैं 2 सबस्ट्रेट में, एक एस है एक एस डैश है। किसी एक को रिड्यूस करेंगे और किसी एक को ऑक्सीडाइज करेंगे। तो यहाँ एस रिड्यूस्ड हुआ है, यहाँ एस ऑक्सीडाइज्ड, एस डैश ऑक्सीडाइज, एस डैश रिड्यूस्ड प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है एंजाइम से। तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हुआ है। तो पहली क्लास हो गई ऑक्सीडो रिडक्टेज या डिहाइड्रोजिनेस की। अगली क्लास है आपकी, इसे आप ऐसे याद रख सकते हो, 6 एंजाइम है, इसे आप याद रख सकते हो O T H L I L।
ऑक्सीडेज है, ऑक्सीडोरेडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज, लाइज, आइसोमरेज और लाइगेज। ऑक्सीडेज से आप इन 6 एंजाइम को। तो अगला आपकी जो एंजाइम की क्लास आती है वो है आपकी ट्रांसफरेज। ठीक है, तो वो आपकी है ट्रांसफरेज। इसमें एंजाइम कैटलाइजिंग ट्रांसफर ऑफ ग्रुप। इसमें जो एंजाइम क्या करते हैं, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप करते हैं। ग्रुप होते हैं अदर देन हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन के अलावा कोई और ग्रुप होना चाहिए बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट एस एंड एस डैश। तो यहाँ ये आपके जो एस से ग्रुप जुड़ा है जी हाइड्रोजन के अलावा, और एक और सबस्ट्रेट है एस डैश, तो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र कर देगा। ये एस प्लस एस डैश से ये ग्रुप जो है जुड़ जाएगा, मतलब यहाँ से ट्रांसफ़र होके मतलब एस से एस डैश पे जुड़ गया। तो ये एक और क्लास है अगली, ट्रांसफरेज। अगली है हाइड्रोलाइसिस। एंजाइम्स कैटलाइजिंग हाइड्रोलाइसिस ऑफ ईस्टर, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, सी कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन हैलाइड बॉन्ड और पी एन बॉन्ड। तो यहाँ एंजाइम जो है कैटलाइज करते हैं हाइड्रोलाइज ईस्टर की हाइड्रोलाइसिस को, ईथर, पेप्टाइड, ग्लाइकोसिडिक, कार्बन कार्बन, कार्बन हैलाइड और पी एन बॉन्ड्स। लाइजेस, यहाँ हाइड्रोलाइसिस में तो एंजाइम कैटलाइज करते हैं बॉन्ड वगैरह फॉर्मेशन, ब्रेकिंग इनको। अब लाइजेस में बढ़ते हैं। लाइजेस में एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम सबस्ट्रेट बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलाइसिस लीविंग डबल बॉन्ड। तो यहाँ एंजाइम जो है ग्रुप का रिमूवल करते हैं सबस्ट्रेट से कि एक मैकेनिज्म के द्वारा जो कि हाइड्रोलाइसिस नहीं है, और इस रिमूव करने के बाद जो सबस्ट्रेट से ग्रुप रिमूव करने के बाद वहाँ डबल बॉन्ड आता है। जैसे यहाँ सबस्ट्रेट है कार्बन कार्बन, इसमें जो आपके ग्रुप जुड़े हुए हैं एक्स और वाई, तो इन एक्स वाई ग्रुप को रिमूव किया इनसे, और इनमें एक बॉन्ड बना दिया, और जो कार्बन कार्बन बचे उनमें आपकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन कर दी। तो लाइसिस में आपकी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। और जो ग्रुप है, ध्यान रहे इसमें हाइड्रोलाइसिस नहीं होती, अदर देन हाइड्रोलाइसिस की बात करी हुई है, अदर देन हाइड्रोलाइसिस। और जो अदर ग्रुप निकले वो जुड़ जाते हैं और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ जाता है। अगली क्लास है आपकी आइसोमरेज। आइसोमरेज में इंक्लूडेड ऑल एंजाइम्स कैटलाइजिंग इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिक एंड पोजिशनल आइसोमर। क्योंकि इसके नाम से ही पता चल रहा है आइसोमरेज, तो इसमें आइसोमर के ऊपर कैटलाइजिंग होगी, तो इसमें ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल, पोजिशनल आइसोमरिज्म पे पोजिशनल आइसोमर कैटलाइज होते हैं। लाइगेज एंजाइम्स कैटलाइजिंग द लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स। इसमें लाइगेज में लाइगेज मतलब जोड़ना, तो यहाँ दो कंपाउंड का लिंक होता है विच कैटलाइज जॉइनिंग ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन सल्फर, कार्बन नाइट्रोजन, पीओ बॉन्ड एक्सेट्रा। तो यहाँ एंजाइम कैटलाइज होते हैं लिंकिंग, दो कंपाउंड को लिंक करते हैं जो कि विच कैटलाइज जो कि जॉइन करते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन, दो कंपाउंड, एक कंपाउंड है कार्बन, एक कंपाउंड ऑक्सीजन, ये कोई कंपाउंड है, ये कोई कंपाउंड है, इनके कार्बन ऑक्सीजन जुड़ गए तो ये लैगेज हो गया। या फिर कार्बन और सल्फर जुड़ गए, या फिर कार्बन नाइट्रोजन जुड़ गए, या फिर फॉस्फोरस और ऑक्सीजन जुड़ गए, तो यहाँ लैगेशन का काम हो रहा है दो कंपाउंड के बीच में। तो इस क्लास के एंजाइम्स होते हैं वो लैगेसेस के अंदर आते हैं। अगला जो टॉपिक है वो पढ़ते हैं कोफैक्टर का। तो गाइस माफ़ करना, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, बट कोई बात नहीं, चैप्टर आज आपका ख़त्म हो जाएगा। ये जो है लास्ट टॉपिक चल रहा है आपके चैप्टर का। तो लास्ट टॉपिक है कोफैक्टर। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स। जो एंजाइम होते हैं क्योंकि वो प्रोटीन के बने हुए हैं, तो उसमें कई सारी प्रोटीन की जो चेन होती हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड से बनी होती हैं, इसलिए उन्हें पॉलीपेप्टाइड चेन्स कहते हैं। तो एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, हाउएवर देयर आर नंबर ऑफ केसेस इन विच नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स कॉल्ड कोफैक्टर्स आर बाउंड टू द एंजाइम्स। तो ऐसे बहुत केस होते हैं जिनमें प्रोटीन के साथ नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूएंट भी होते हैं, जिन्हें हम कोफैक्टर कहते हैं।
वो जो होते हैं एंजाइम से बाउंड रहते हैं टू मेक द एंजाइम कैटालाइटिकली एक्टिव। तो ये क्यों जुड़े होते हैं एंजाइम को कैटालाइटिकली एक्टिव बनाने के लिए। तो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती हैं कई सारी, उसमें साथ साथ नॉन प्रोटीन पार्ट भी होते हैं जिसे कहते हैं कोफैक्टर, वो उसे और एक्टिव बनाने के लिए उसमें जुड़े रहते हैं। इन दीज इंस्टांसेस द प्रोटीन पोर्शन ऑफ द एंजाइम इज कॉल्ड द एपो एंजाइम। तो इस केस में जो प्रोटीन पोर्शन होता है पॉलीपेप्टाइड पोर्शन उसे कहते हैं हम एपो एंजाइम, और वो जो नॉन प्रोटीन पोर्शन है उसे कहते हैं हम कोफैक्टर। 3 काइंड्स ऑफ कोफैक्टर मे बी आइडेंटिफाई। 3 तरह के कोफैक्टर आइडेंटिफाई किए हैं, उनके बारे में बता रखा है आपको। प्रोस्थेटिक ग्रुप, कोएंजाइम एंड मेटलैंड्स। 3 तरह के नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं एंजाइम्स में, कोफैक्टर कहते हैं इन्हें। एक का नाम है प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक है कोएंजाइम और एक है मेटलैंड्स। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप सबसे पहली बात याद रखनी है, प्रोस्थेटिक ग्रुप आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं एंड आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अदर कोफैक्टर्स, और ये अदर कोफैक्टर से डिस्टिंग्विश किए हुए होते हैं इन दैट दे आर टाइटली बाउंड टू द एपो एंजाइम। और ये क्योंकि डिस्टिंग्विश अलग कैसे हैं, क्योंकि ये प्रोस्थेटिक ग्रुप पहली बात तो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और दूसरी बात ये टाइटली बाउंड रहते हैं एपो एंजाइम से। एपो एंजाइम क्या होता है आपका प्रोटीन पोर्शन होता है, पॉलीपेप्टाइड पोर्शन होता है एंजाइम का, उससे ये टाइटली बाउंड रहते हैं। फॉर एग्जांपल इन peroxidase and catalase which catalyze the breakdown of hydrogen peroxide to water and oxygen। तो हम एग्जांपल में देखें तो peroxidase और catalase में जो कैटलाइज करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करवाते हैं वाटर एंड ऑक्सीजन, किसकी वजह से, पेरोक्सीडेज और कैटलेस की वजह से, एंजाइम की वजह से। तो इसमें हीम इज द प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है, इसमें हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। और ये हीम जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये उसकी एक्टिव साइट का पार्ट होता है। जो पेरोक्सीडेज और कैटलेज जो आपके एंजाइम है जो आपकी कैटलाइज कराएंगे ब्रेक डाउन को, मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर और ऑक्सीजन बनाएंगे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड सबस्ट्रेट से आपके वाटर और ऑक्सीजन बनेंगे। इसमें पेरोक्सीडेज एंड कैटलेज इस रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे। तो जो पेरोक्सीडेज और कैटलेज होती हैं उसमें जो एक्टिव साइट है उसमें हीम होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप के रूप में, हीम होता है उसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप उसकी एक्टिव साइट में। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम। तो हीम क्या है प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कहाँ होता है पेरोक्सीडेज और कैटलाइज की एक्टिव साइट में। और पेरोक्सीडेज और कैटलाइज क्या करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड से वाटर एंड ऑक्सीजन फॉर्म करते हैं। अगला पढ़ते हैं कोएंजाइम्स आर ऑल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमने पढ़ा प्रोस्थेटिक ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और कोएंजाइम्स भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, बट इनका जो एसोसिएशन है द एपो एंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट। बट इनका जो एसोसिएशन होता है एपो एंजाइम से वो इतना टाइटली बॉन्डेड नहीं होता, वो बहुत ट्रांजिएंट होता है, बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। तो ऐसे याद रख सकते हो कि प्रो माने जो साथ है, जो प्रो प्लेयर है, ऐसे ऐसे याद रखो जो प्रो प्लेयर है जो साथ है वो तो रहेगा टाइटली बाउंड। और को एंजाइम को माने कौन, ऐसे करके बोलते हैं ना, को मतलब कौन, तो जो जिसे हम जानते नहीं हैं अब वो इतना टाइटली बैंड नहीं रहेगा एपो एंजाइम से प्रोटीन पार्ट से, कुछ समय के लिए ही, बहुत शॉर्ट टाइम के लिए ट्रांजिएंट स्टेट फॉर्म करेगा बस कोएंजाइम। तो ये इतना टाइटली बाउंड नहीं रहता, बट प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम दोनों आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं usually occurring during the course of catalysis. Furthermore, coenzymes serve as cofactor is a number of different enzyme catalyzed reaction। पता है कोफैक्टर में ही आते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम और मेटलैंड्स। तो ये डिफरेंट एंजाइम को कैटलाइज करता है। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी कोएंजाइम्स, जो तो जो कोएंजाइम्स होते हैं
ये एक असेंशियल केमिकल कंपोनेंट होते हैं। मैनी कोएंजाइम्स आर विटामिन्स, एग्जाम्पल कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। तो एक कोएंजाइम की एग्जाम्पल दिया है विटामिन्स में, जो कि निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड नाम से, जिसे NAD कहते हैं, और या फिर NADP निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट कंटेन द विटामिन नियासिन। ठीक है, जो ये एंजाइम है कोएंजाइम, ये विटामिन नियासिन कंटेन करते हैं। कोएंजाइम निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD एंड NADP कंटेन विटामिन नियासिन। उसके बाद हम बढ़ते हैं लास्ट पैरा पर। अ नंबर ऑफ एंजाइम्स रिक्वायर मेटल आयंस फॉर देयर एक्टिविटी विच फॉर्म कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद साइड चेन्स। जो नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं जिन्हें मेटल आयन रिक्वायर होती है एक्टिविटी शो कराने के लिए, वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करते हैं साइड चेन से एट द एक्टिव साइट की जगह पे। एट द सेम टाइम फॉर्म वन और मोर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड विद द सबस्ट्रेट। उसी समय पे जो सबस्ट्रेट उनसे जुड़ता है उससे भी वो एक से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है मेटल आयन का। जिंक इज़ अ कोफैक्टर, जिंक एक कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जिंक के कोफैक्टर है फॉर द प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। तो एक प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन एंजाइम है कार्बोक्सीपेप्टिडेज, जिसके लिए जिंक के कोफैक्टर है मेटल आयन कोफैक्टर। तो कैटालिटिक एक्टिविटी इज लॉस्ट व्हेन द कोफैक्टर इज रिमूव फ्रॉम द एंजाइम। वैसा नहीं ये नॉन प्रोटीन पार्ट है तो इसे एंजाइम से हटा देंगे तो कैटालिटिक प्रॉपर्टी वैसी रहेगी, नहीं, ये बहुत हेल्पफुल है सबस्ट्रेट को बैंड करवाने में। जैसे मेटल आयंस है, ये आपके कोऑर्डिनेशन बॉन्ड फॉर्म करवा रहा है, इसमें विटामिन हैं, ये सब जुड़े होते हैं आपके एक्टिव साइट के आसपास। प्रोस्थेटिक ग्रुप एक्टिव साइट में ही लगा हुआ है, हीम प्रोस्थेटिक ग्रुप की जैसे बात करी। तो ये एंजाइम जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये नॉन कोफैक्टर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कैटालिटिक की जो एक्टिविटी होती है एंजाइम की वो लॉस्ट हो जाती है अगर हम इन कोफैक्टर्स को रिमूव कर देते हैं एंजाइम से, विच टेस्टिफाई दैट दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द कैटालिटिक एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। तो इससे पता चलता है कि जो कोफैक्टर हैं ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं कैटालिटिक एक्टिविटी में, एंजाइम की जो कैटालिटिक एक्टिविटी उसमें। तो आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर होता है यहाँ फिनिश। थैंक यू। मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए